शीतल बेटा, मैं आज इंश्योरेंस ऑफिस जाके हमारी फाइल कब तक क्लियर होगी वो देख के आती हूँ। जी माँ, मेरी और राजू की फीस भी भरनी है, वरना एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं कुछ भी करके फाइल सेटलमेंट जल्दी करवाने की कोशिश करती हूँ। बस अब कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज ही बाकी है। शीतल के पिताजी के इंश्योरेंस सेटलमेंट का काम लगभग पूरा हुआ था। अब बस एक ऑफिसर की सिग्नेचर बाकी थी। मैडम, वर्मा जी की केबिन कहाँ है? जी लेफ्ट से सीधे जाइए। कुछ मिठाई विठाई लाई है ना आप? वहाँ की मैडम की बात जया के समझ में नहीं आती। जी वो तो मैं नहीं लाई। फिर तो आपका काम होने से रहा। वर्मा जी को मिठाई खाए बिना काम करने के लिए एनर्जी ही नहीं आती। जया इंश्योरेंस ऑफिस से बाहर आती है और पास ही की एक दुकान से मिठाई खरीदती है। चलो ठीक है, थोड़ी महंगी है लेकिन सेटलमेंट अमाउंट भी तो ज्यादा है। खुशियाँ बांटने से ही बढ़ेगी। जया फिर से वर्मा जी के केबिन के यहाँ उत्साह से पहुँचती है। क्या बात है, क्या चाहिए? जी मुझे इस फाइल पर वर्मा जी की साइन चाहिए। बस इसके बाद मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे। मिठाई लाई है? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी ताजी ताजी बनी है, उन्हें जरूर पसंद आएगी। जया की बात सुन के पियून कंफ्यूज्ड होता है। अभी अभी ताजी ताजी? लगता है एटीएम से निकाले होंगे। जरा रुकिए, अंदर एक साहब है, वो आएंगे तो आप जाना, आपका काम हो जाएगा। आपको कैसे पता? वो आप मिठाई लाई है ना, साहब को एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। थोड़ी देर में अंदर वाला एक आदमी खुशी से बाहर आता है। क्यों सेठ, काम हो गया? हाँ हाँ, मिठाई का असर। हमें भी थोड़ा खिला दीजिए। जया उस आदमी की बात सुन के मन ही मन रिलैक्स हो जाती है। चलो अच्छा है, मेरा भी काम हो जाएगा। अब जया अंदर जाती है। बोलिए, कौन सी फाइल है आपकी इनमें से? ओह, ये 15 लाख का सेटलमेंट। हाँ सर, अगर आप जल्दी साइन कर दे तो पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। वो बच्चों की फीस भरनी है। लेकिन फाइल बहुत हैवी है। जया वर्मा की बात से अचरज में पड़ती है। हैवी? सर लेकिन सिर्फ 5-6 पेजेस ही दिख रहे हैं इस फाइल में, फिर ये हैवी कैसे हो गई? होने दीजिए, मिठाई खा के मुझे एनर्जी मिलेगी फाइल उठाने के लिए। मिठाई का नाम सुनते ही जया हंस पड़ती है। हाँ हाँ पता है सर, इसीलिए 1 किलो ताजी मिठाई लाई हूँ। जया की बात सुन के वर्मा चकित होता है। ओह, लगता है आज मेरा नसीब जोरों पर है और यह औरत भी समझदार है। जया अपनी बैग से मिठाई का बॉक्स निकाल के वर्मा को देती है। लीजिए सर मिठाई। वर्मा खुशी से फूले नहीं समाता, लेकिन जैसे ही बॉक्स खोलता है बड़ा गुस्सा हो जाता है। ये क्या है? जी मिठाई है सर। मैडम, मिठाई का मतलब आप नहीं जानती? वर्मा की बात से जया कंफ्यूज्ड होती है। जी हम तो इसे ही मिठाई कहते हैं सर। वर्मा एक नोटों से भरा बॉक्स खोल के जया को दिखाता है। ये देखो, ये है असली मिठाई, कागज की मिठाई, जिससे मुझे फाइल क्लियर करने की एनर्जी मिलती है। समझे आप? जाइए, अब मिठाई हो तो ही अपना मुंह दिखाना। जया वर्मा की आवाज सुन के डर जाती है और उदास होकर वहां से निकलती है। रात को जब शीतल और उसका भाई राजू सोए होते हैं, अचानक शीतल को किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। इतनी रात गए कौन रो रहा है? शीतल अपने बिस्तर से बिना आवाज किए उठती है और इधर उधर देखने लगती है। जब वो बाहर के रूम में आती है, उसे वहाँ जया अपने गुजरे हुए पति के फोटो के सामने बैठी दिखाई देती है। माँ क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? जया रोते हुए शीतल को वर्मा की मिठाई का किस्सा सुनाती है। जया की कहानी सुन के शीतल हंस पड़ती है। माँ, इतनी सी बात को लेके आप रो रही हो? क्योंकि अगर हमारी फाइल क्लियर नहीं हुई तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे बेटा, और तुम्हारी फीस कैसे भरूं मैं? घर के खर्चे भी तो है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कहीं जॉब कर लूँ। अब ये पैसे ही हमारी आशा है। आप ठीक कह रही हो, कल मैं वहाँ जाती हूँ और कोशिश करती हूँ। दूसरे दिन शीतल उस इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में पहुँचती है, लेकिन वर्मा अभी ऑफिस पहुँचा नहीं है। वहाँ के पियून को शीतल भा जाती है और वो उसे वर्मा के कैबिन में बिठाता है। जी मिस्टर वर्मा का कैबिन कौन सा है? जी यही है।
जी उनके लिए एनर्जी वाली मिठाई लाई हूँ। ओह, फिर तो आपका काम हो ही गया समझो। आप कुछ चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स लेंगी? जी नहीं, थैंक यू। आइए ना, बैठिए, मैं पंखा चला देता हूँ। नहीं नहीं, एसी ही लगाता हूँ। मजनू का मामा, स्टूपिड। शीतल अपना मोबाइल हाथ में लिए बैठी है। तभी प्यून अंदर झांक के देखता है। वो शीतल पर पहली नजर में ही लट्टू हुआ है। ओए होए, क्या लड़की है। मुझे तो ऐसी ही लड़की से शादी करनी है। कितनी भोली और मासूम है। अगर ये रोज एक हफ्ते के लिए यहाँ आए तो मैं इसे पटा लूंगा। दिमाग कम है तो क्या हुआ, सलमान जैसी बॉडी तो है। तभी पीछे से आया वर्मा केबिन में झांक के देखने वाले प्यून को टपली मारता है। क्या हो रहा है भाई? फिल्म चल रही है अंदर? हाँ, फिल्म से भी बढ़िया है। लगता है डिपार्टमेंट में तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। सॉरी सर जी, वो मैं यहाँ वो। चल हट, पानी ला ठंडा। बाहर से आ रही प्यून और वर्मा की आवाज सुन के शीतल अंदाजा लगाती है। लगता है वर्मा आ गया। मुझे मेरा नाटक शुरू करना चाहिए। शीतल जानबूझ के ऊंची आवाज में फोन पर वर्मा के बारे में बातें करना शुरू करती है, जैसे कि किसी के साथ वो बात कर रही है। जी हाँ, मैं पहुँच गई हूँ। जी अभी तक वो वर्मा आए नहीं है। वो जैसे ही आएंगे मैं उन्हें उनकी स्पेशल मिठाई दूंगी और मेरे फाइल पे साइन ले लूंगी। तब तक आप आपकी टीम के साथ और मीडिया वालों के साथ अंदर कैबिन में आइए और वर्मा को रंगे हाथ पकड़ लीजिए। जी मैं रखती हूँ। शीतल की बात सुनकर वर्मा को पसीने छूटते हैं। अच्छा, मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछा रही है लड़की। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। अरे मैडम, सॉरी, ट्रेन जरा लेट है ना, और ये ट्रैफिक जाम, आपको वेट करना पड़ा ना। जी कोई बात नहीं। लाइए आपकी फाइल, मैं क्लियर कर देता हूँ। शीतल टेबल पर पड़ी अपनी फाइल वर्मा को देती है। वर्मा जल्दी जल्दी शीतल की फाइल पे बिना कुछ पढ़े साइन कर देता है। थैंक यू सर, ये लीजिए आपकी मिठाई। उसके बाद शीतल उसे मिठाई का बॉक्स देती है। मिठाई का बॉक्स देखते ही वर्मा डर जाता है। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं? लेकिन वो आपकी एनर्जी। नो, एकदम ओके। और मिठाई से तो मुझे एलर्जी है। ओहो, तो अपने घर वालों के लिए लेके जाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगी। नहीं, मेरे पूरे परिवार को मिठाई के नाम से भी एलर्जी है। आपका काम करना तो मेरा कर्तव्य है मैडम। ओह, सो सॉरी सर, लेकिन ये बहुत स्पेशल मिठाई थी। शीतल ने खोले बॉक्स में सचमुच की भारी मिठाई देख वर्मा को झटका लगता है। ये क्या, सच में मिठाई थी? तो आपको क्या लगा? आपकी एनर्जी वाली मिठाई थी, नोटों के बंडल वाली। शीतल की बात सुन के वर्मा डर जाता है। आज तो मैंने किसी एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर को फोन नहीं किया था, लेकिन आज के बाद अगर किसी से भी रिश्वत ली तो मैं जरूर उन्हें यहाँ ले आऊंगी। चॉइस इज योर्स। शीतल अपनी फाइल लेके हंसते हंसते वहाँ से निकलती है और रिश्वतखोर वर्मा का चेहरा देखने लायक होता है। भूतिया चाय वाला। शारजापुर नाम के गांव में एक श्याम नाम का आदमी रहता था, जो कि एक बैंक मैनेजर था। उस गांव में हरिया नाम का एक चोर रहता था, जिसकी दहशत इतनी थी कि उसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। क्योंकि श्याम बैंक का मैनेजर था, इसलिए हरिया की उस पर नजर थी। इस श्याम पर मुझे नजर रखनी पड़ेगी। इसके बैंक में जब महीने के आखिर में पैसे जमा हो जाएंगे तब इसकी बैंक पर डाका डालूंगा। कुछ ही दिनों के बाद हरिया उस बैंक को लूट लेता है। श्याम को इस बात की कानों कान खबर नहीं रहती। अगले दिन श्याम जब बैंक में जाता है तो उसे पता चलता है कि बैंक में चोरी हो गई है। क्या किया जाए उसे समझ नहीं आता। वो बैंक के कर्मचारियों पर चिल्लाता है, तुम सब कहाँ मर गए थे? सिक्योरिटी कहाँ गई थी हमारी? अब मैं आगे क्या जवाब दूंगा? श्याम फोन करके पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाता है। कंप्लेंट करने के बाद कुछ समय बाद पुलिस वहां आती है, मगर चोर का कुछ पता नहीं लगता। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। मैनेजर होने के नाते सारी जिम्मेदारी श्याम पर आती है। ऐसे ही एक दिन शाम को बैंक से घर जाने में देर हो गई और जब वो रास्ते से जा रहा था तभी उसे हरिया और उसके कुछ साथी बात करते हुए दिखाई दिए। श्याम एक जगह रुककर उनकी बातें सुनने लगा। अरे मेरा काम तो खुद ब खुद उस श्याम मैनेजर ने कर दिया। श्याम बहुत सीधा साधा आदमी है, अपना काम बड़ा चौकी से करता है। हाँ हरिया भाई, ये तो सच बात है। हाँ चलो अब कुछ कमाने चलते हैं, नहीं तो भूखे मारे जाएंगे। चलो हमारा डाका डालते हैं। ये सब बातें सुनकर श्याम बहुत डर गया।
उसने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर हरिया की कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस हरिया को ढूंढने में चप्पे चप्पे छान मार रही थी, लेकिन हरिया का कोई पता नहीं चला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शाम देख रहा था कि गांव में कुछ अजीब अजीब हरकतें होने लगी थी। एक दिन शाम के घर के सामने एक चाय वाले की गाड़ी आकर खड़ी हो गई और वो चाय वाला आदमी अपनी चाय बेचने के लिए चिल्लाने लगा। वो सुनकर एक रंगा नाम का आदमी उसके पास गया। अरे ओ चाय वाले, लगता है इस गांव में नए आए हो। जी साहब, मेरा धंधा हर गांव में चलता है, मगर मेरे दिमाग में विचार आया कि इस गांव में चाय का एक भी दुकान नहीं है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मेरी चाय की दुकान यहाँ शुरू कर दूं। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक कप कड़क अदरक वाली चाय पिलाना। हाँ, मैं देता हूँ साहब। रंगा उसके हाथ की चाय पीता है और कुछ समय बाद बेहोश होकर गिर जाता है। फिर वो चाय वाला उसे उठाकर अपनी गाड़ी पर लेकर जाता है और गांव के बाहर हरिया के अड्डे पर रख देता है। अब हर दिन गांव में ऐसा ही होने लगा, लेकिन लोगों को कानों कान खबर नहीं थी कि ये चाय वाला ही सब कर रहा था। कुछ दिन बीत गए। चाय वाला एक एक करके गांव के बहुत सारे लोगों को गांव के बाहर ले जाकर अड्डे पर रख रहा था। यही करतूत करते हुए शाम ने चाय वाले को एक दिन देख लिया और शाम को पता चल गया कि यही चाय वाला आदमी है जो लोगों को उठाकर गांव के बाहर लेकर जा रहा है। शाम को ये भी पता चल गया कि वो हरिया का साथी है। ये सब देखकर शाम बहुत डर गया। अगले दिन ये सारी बात बताने शाम सरपंच जी के घर गया। सरपंच जी, हमारे गांव में एक चाय वाला आता है। वो लोगों को चाय पिलाकर बेहोश करता है और फिर गांव के बाहर जाकर उन्हें कैद करके रखता है। मुझे बहुत डर लग रहा है सरपंच जी। डर तो मुझे भी लग रहा है शाम। इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम कुछ गांव वालों के साथ एक बाबा जी है, उनके पास जाते हैं। वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। जी सरपंच जी। ऐसा कहकर सरपंच और कुछ गांव के लोग उस बाबा के पास गए। प्रणाम बाबा, हमें आपकी थोड़ी सहायता चाहिए। बोलो वत्स, आप सब लोग यहाँ आए हो? बाबा, हमारे गांव में एक चाय वाला आता है। वो अपनी चाय पिलाकर लोगों को बेहोश करता है और अपनी गाड़ी पे डाल के जंगल में ले जाता है, उन्हें कैद कर देता है। ये सारी बातें सुनकर बाबा ध्यान लगाते हैं और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से पता चलता है कि ये चाय वाला हरिया का साथी है और वो दोनों लोगों को उठाकर गांव के बाहर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले दोनों की हत्या हो गई है और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अब वो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। बाबा ने ये सब सरपंच जी को बताया। बाबा, क्या इस पर कोई उपाय है? इसका एक ही उपाय है। आप में से कोई एक आदमी उसके पास जाएगा और उससे बात करके ये विभूति उसके शरीर पर डालेगा, जिससे वो भस्म हो जाएगा। क्या सच में ऐसा होगा महाराज? हाँ, जरूर ऐसा ही होगा। शाम और सभी गांव वाले लौटकर घर वापस आते हैं और अगले दिन हरिया के अड्डे पर कौन जाएगा इसकी चर्चा होने लगती है। शाम, तुम एक शांत इंसान हो और कोई भी काम सूझबूझ से लेते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए और हम सब लोग आसपास छुप के रहेंगे। जी मैं जरूर जाऊंगा। आप सब होंगे तो मुझे कोई डर नहीं है। अगले दिन सभी गांव वाले हरिया के अड्डे पर जाकर अलग अलग जगह पर छुप गए। शाम अपने साथ बाबा ने दी हुई विभूति लेकर वहां चला गया। वो चाय का ठेला भी उसे वहां दिखाई दिया। शाम कुछ देर वही चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर बाद हरिया और उसके साथी अपने भूत के रूप में वहां आए, लेकिन शाम के हाथ में वो विभूति देखकर हरिया बहुत डर गया। शाम ने विवेक से काम लिया और हरिया हाथ जोड़कर उसकी माफी मांगने लगा। साहब, मुझे माफ कर दो। मैंने खुद का घर तो नहीं बसाया, मगर दूसरों के घर उजाड़े हैं। दरअसल हम दोनों कुछ दिनों पहले जेल में गए थे और वहां से भागकर निकल आए। भागते भागते हमें पता ही नहीं चला कि हम हाईवे पे हैं और हाईवे पर एक गाड़ी के नीचे आकर हमारी मौत हो गई। इसके बाद बदला लेने के लिए हमने लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दिया। हम गांव से उन्हें पकड़कर यहाँ लाकर कैद करके रखते हैं। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तुम्हें इन सब लोगों को छोड़ना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है साहब? मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, इसलिए आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। हाँ, मैं तुम्हारे बदन पर एक विभूति डालूंगा, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बैंक का सारा पैसा मैंने उस पेड़ के नीचे छुपा कर रखा है, वो आप लेकर जाइए। जी। ऐसा कहकर शाम हरिया और उसके साथी के शरीर पर विभूति डालता है और उसी के साथ साथ उन दोनों को मुक्ति मिल जाती है। वहां कैद सभी गांव वालों को भी शाम मुक्त कर देता है। गांव वालों की सहायता से शाम उस पेड़ के नीचे खुदाई करता है। उस खुदाई के दौरान उसे बैंक से चुराए हुए सभी पैसे वापस मिलते हैं।
वो सारे पैसे शाम बैंक में जमा कर देता है और उस दिन के बाद गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक शामगढ़ नाम के गांव में बहुत ही पानी की समस्या थी। वहां के लोग पानी के लिए टैंकर मंगवाया करते थे। टैंकर के पानी से लोगों का दिन का गुजारा हुआ करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर उस गांव में पानी की समस्या भीषण हो रही थी। उस गांव में सरपंच जी का बेटा श्याम ये सब देखकर बहुत चिंतित रहा करता था। और ऐसे में एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि अगर इस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं तो मुझे पहले इस गांव की पानी की समस्या दूर करनी होगी, मगर मुझे इसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ नया। ऐसे सोच में उसके बहुत दिन बीत जाते हैं और एक दिन सूखी नदी के किनारे बैठे श्याम और उसके मित्र सुधीर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तभी, अरे सुधीर, मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इस गांव की पानी की समस्या दूर करना चाहता हूँ, मगर तरीका नजर ही नहीं आ रहा। हाँ श्याम, तुम्हारा विचार तो अच्छा है, मगर हम क्या कर सकते हैं? हम इतने पानी की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? कहां से आएगा इतना सारा पानी? तुम कैसे लाओगे? इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद श्याम नदी के किनारे घूम रहा था। तभी एक जगह बहुत बड़ा तरबूज दिखाई दिया। वो तरबूज देखने के बाद श्याम की आंखें फटी की फटी रह गई। वो देखकर श्याम उसके पास चला जाता है और उसे चारों ओर से निहारता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आती है, अगर मैं इस तरबूज का सही तरीके से इस्तेमाल करूं तो मेरे गांव को इसकी सहायता होगी और इसके उपयोग से मैं गांव में पानी लेकर जा सकता हूं। ये अच्छा आइडिया है। अब शाम गांव में आकर एक बड़ा विशाल ट्रक लेकर चला जाता है और उस तरबूज के पास खड़ा कर देता है। अब वो कुछ आदमियों को बुलाकर उस तरबूज को उठाकर अपने ट्रक में रखवाता है और उस ट्रक को लेकर वहां से चला जाता है और घर जाकर, बेटा ये क्या लेकर आए हो? इतना बड़ा विशाल तरबूज तुमने कहां से खरीद कर लेकर आए? पिताजी, ये तरबूज नदी के किनारे पड़ा हुआ था, मेरी नजर गई तो मैंने उसे उठाकर घर लेकर आया और इसकी मदद से गांव में पानी की समस्या दूर करना चाहता हूँ। तुमने ये बहुत अच्छा विचार किया है बेटा, मैं तुम्हारे इस विचार से बहुत खुश हूँ। अब ये सब देखकर सरपंच जी अपने बेटे को मदद करने की इच्छा दर्शाते हैं और वो श्याम से, बेटा जिस भी प्रकार की मदद चाहिए बेझिझक मुझे बोलना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है पिताजी, अगर मुझे किसी भी चीज की मदद लगेगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से चले जाते हैं। अब श्याम उस तरबूज को लेकर एक जगह रख देता है और उसका ऊपर का हिस्सा काटकर उसमें अंदर का सारा भाग निकाल डालता है और वो निकालने के बाद उस तरबूज में नीचे एक छेद कर देता है और उस जगह पर वो एक नल लगा देता है और वो तरबूज को अच्छी तरह से ट्रक में रखकर उस ट्रक को दूसरे गांव में ले जाकर वहां से उसमें पानी भरता है। और पानी भरने के बाद शाम वो ट्रक लेकर अपने गांव में चला आता है और गांव में जाकर गांव के बीचों बीच ट्रक को खड़ा कर देता है और पूरे गांव वालों से लाउड स्पीकर लगाकर कहता है, सुनो 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 गांव वालों, आज तक हमारे गांव में पानी की बड़ी भीषण समस्या थी, मगर आज के बाद ये समस्या कभी भी नहीं रहेगी। भैया ये कैसे मुमकिन है? मैंने हमारे गांव में एक विशाल तरबूज ट्रक बनाया है, इसकी मदद से हमें कभी भी पानी की समस्या नहीं रहेगी और हमें इस बरसात में ढेर सारे पेड़ पौधे लगाने होंगे, समझे? हाँ श्याम भैया, इस बरसात में बहुत सारे पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे। ऐसा बोलते ही सारे लोग इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और विशाल तरबूज के नल से सारे गांव वालों को पानी बांटता है और सारे गांव वाले पानी पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर श्याम को ढेर सारा धन्यवाद देते हैं। अब ये सब देखकर सरपंच जी की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने लड़के का नाम और उसका काम देखकर फूले नहीं समाते। अब गांव वालों को पानी का महत्व समझ आ जाता है और उस गांव के लोग अब पानी का महत्व समझकर उसकी कीमत करना जानते हैं और गांव में अगली बारिश के मौसम में सारे गांव वाले अब बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। इसी तरह श्याम अपने गांव वालों की विशाल तरबूज की सहायता लेकर मदद करता है।